हाँ, चलो शुरू करते हैं कुछ डिस्कशन। कर लो, ऐसे बेसिक चीजें थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को समझना बढ़िया से, पता है तुम लोगों को, उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, देखना। पकड़ लो, हमारे पास एक चार्ज है ना। क्या है? चार्ज है। अगर ये एक चार्ज होगा, ये किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर बेस करके क्या क्या सबसे पहले क्या दिखने को मिलेगा हमको बताओ तो। इट इज ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? हाँ बोलो अभिषेक, आप कैसे डिफाइन करते हो एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक नेगेटिव चार्ज क्या है, और इसमें अंतर क्या आ रहा है? सर पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। क्या बोल रहे हैं? क्या पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है? क्या ऐसा है क्या कुछ? अक्षय, रणमित, हाँ नहीं, कैसे पता चलेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, या फिर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हमको क्या देखें? देखो, पॉजिटिव चार्ज उसी को बोलेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है ना। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दिखने को मिलेगा। नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज क्या है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा? इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है कि नहीं? समझ में आया बात? तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रिपेल करता है नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, थोड़ी ना ऐसा है कि अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को रख दो तो इन दोनों के बीच में रिपेल होगा, दो नेगेटिव चार्ज को रख दो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख दो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यही तो है ना? क्लियर? अब देखो, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो ये तो क्या हो गया, एक स्टेशनरी चार्ज हमने ले लिया। हम बोल रहे हैं कि एक स्टेशनरी चार्ज प्लस क्यू है, और अगर इसको पॉजिटिव चार्ज पकड़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फील्ड जो है वो निकल के आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज जो है उसमें सारे फ्लक्स इनवर्ड उसी के अंदर घुस रहा है। इसीलिए हम लोग कभी भी जो फील्ड वगैरह का डेफिनेशन लेते हैं, है ना, पोटेंशियल का डेफिनेशन लेते हैं, सब में क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्यों यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं? क्योंकि उस चार्ज से फील्ड निकल रहा है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे एक चार्ज है, अभी देखो चार्ज तो खुला में आप रख नहीं सकते हो। देखे हो कभी कोई एक पर्टिकुलर एक चार्ज कहीं पे आइसोलेटेड? डेफिनेटली नहीं होगा। हम जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, है ना, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में भी कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितने का बोलते हैं? 1 कूलम बोलते हैं, है ना। और 1 कूलम चार्ज मतलब क्या होता है? 6.232 into 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें भी होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन मिलके हम बोलते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी अगर ये चार्ज है और चार्ज अगर स्टेशनरी है तो हम देख रहे हैं इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक फील्ड बन रहा है। स्टेशनरी है
और वो अपना एक फील्ड बना रहा है। अभी यही चार्ज अगर यही चार्ज अगर मूव करना शुरू करेगा, इफ इट स्टार्ट्स मूविंग, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, करंट पैदा हो गया है ना। सो इफ इट इज मूविंग, तो मूविंग चार्ज क्या देता है हमको, मूविंग चार्ज को हम करंट। नाउ पकड़ लो एक स्टैटिक चार्ज है, तो ये स्टैटिक चार्ज से हमको सिर्फ फील्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है तुम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है, ये सारी बातें समझ में आता है कि नहीं आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताओ तो। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अरे कोई बोलेगा? अक्षय, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर एक हम पकड़ रहे हैं, एक ही चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ कुछ फ्लक्स निकल रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हम बोल रहे हैं कि अगर फ्लक्स निकल रहा है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो गया है, और उस फील्ड, ये जो फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब यही इसी फील्ड में अगर ये एक फील्ड है और इसी के पास अगर हम दूसरा एक तो चार्ज लेके आते हैं, तो इस चार्ज का भी अपना एक तो फील्ड होगा, तो ये फील्ड और इस फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। तो एक फील्ड दूसरे फील्ड को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे चार्ज क्या रखा हुआ है, क्या ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, और हमको पता है कि ये दोनों चार्ज के बीच पे जो फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। और वो फोर्स कितना होता है? वो फोर्स होता है, फोर्स कितना होता है बताओ? Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square. Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो फोर्स तो होता है वेक्टर, है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ r के, ये r के डायरेक्शन, या फिर कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी दिखने को मिल सकता है कि Q1 Q2 r वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये वाला कैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है, हम डायरेक्टली इसको वेक्टर दे रहे हैं ना, तो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो इसीलिए हम ऊपर नीचे आर आर दे रहे हैं, तो नीचे हम आर क्यूब। कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में आपको इस तरीके से दिखाई पड़ सकता है, तो छोड़ दो, हम इसी को लेके चलते हैं कि Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और कौन से डायरेक्शन पे? r के डायरेक्शन पे। ओके, नाउ ये इतना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है। अभी हम बात करें सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं, या तो वो चार्ज किसी एक, क्या कहते हैं इसको, सरफेस पे रखा होगा, या फिर किसी एक स्फेरिकल चीज पे, थ्री डायमेंशनल
चीज पे रखा होगा, वो सारी चीज बातें आएंगी यहाँ पे, है ना। और एक चार्ज तो होगा नहीं, बहुत सारे चार्जेस मिलके एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो सबका चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, सबका फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा, उसका रिजल्टेंट जो निकलेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो रिजल्टेंट पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं कहीं जब हम बात करते हैं कि भाई इतना पोटेंशियल है। नाउ अगर ये मेरा फोर्स है, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना इंटेंसिटी है किसके वजह से? ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से। इट इज ओनली ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज, है ना। नाउ व्हाट इज देन योर पोटेंशियल? और पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल मतलब क्या? कि एनर्जी स्टोर्ड एट एनी पॉइंट, है ना। किसी भी एक पॉइंट पे कितना एनर्जी स्टोर्ड है, उसी को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब इस पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करें और निकाले कैसे कि कितना है भाई, बताओ कैसे कर सकते हैं? किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, हम पकड़ रहे हैं, और उस चार्ज के वजह से, पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उसके वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है वो निकल रहा है इससे चारों तरफ, और ये डेफिनेटली चारों तरफ होगा 3 डायमेंशनल वे में। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हम पकड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा बताओ। यहाँ पे जितना एनर्जी रहेगा, उस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं कि बहुत दूर से, इनफाइनाइट से, एक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, या फिर क्यू नॉट बोल देता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो यहां तक लाने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उतना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, उतना पोटेंशियल जमा होगा इस पॉइंट पे। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, पकड़ लो एक, ये मेरा जमीन पे एक बॉल रखा हुआ है, और इस बॉल को ना मैं ऊपर उठा रहा हूं, इसको एक टावर के ऊपर उठाता हूं। तो जितना ऊपर मैं उठाऊंगा इसको ऊपर उठाने के लिए मुझको काम करना पड़ेगा। जितना काम करना पड़ेगा उतना ही एनर्जी इसमें जमा होगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? सो यहां से यहां तक इस किसी भी चार्ज को हमको जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ताकि इससे भी फ्लक्स निकल रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इससे भी निकल रहा है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ रहे हैं। तो और यहाँ पे जो फील्ड है, जिस फील्ड का पोटेंशियल हमको निकालना है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के डायरेक्शन पे हम इंफिनिटी से इस चार्ज को ब्रिंग करके लाते हैं, और जितना काम करना पड़ता है फील्ड के अगेंस्ट में, उतना ही एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, इतना हम बोलते हैं, है ना। तो वर्क डन, अल्टीमेटली वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज नथिंग बट योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो फोर्स कितना है भाई? क्योंकि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ रहे हो, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट द फील्ड इंटेंसिटी। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू योर फील्ड इंटेंसिटी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है कि हम आर वेक्टर को ले रहे हैं, यहां से कितना दूर है ये आर, सो आर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि इस पॉइंट पे कितना चार्ज पोटेंशियल है, वही निकालना है।
हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना है, जीरो है, जीरो पोटेंशियल है, और जीरो पोटेंशियल से आप इसको ठेल के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए। ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट दूर है r डिस्टेंस, तो r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है वो मिलेगा हमको E इंटू आर करने से, E डॉट आर बोल सकते हो, आर वेक्टर भी बोल सकते हो। सो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, सो इट इज नथिंग बट योर ई आर कॉस थीटा बोल रहे, और सेम डायरेक्शन पे अगर आप पकड़ रहे हो और आप उल्टा डायरेक्शन से इसको खींच के लेके आ रहे हो, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 और 180, सो cos 0 1, सो ये हो जाता है आपका E इंटू आर, और E इज व्हाट, Q1 by 4 pi एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई बाय r, हो गया r स्क्वायर करके, समझ में आता है, ये बात समझ में आती है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ऐसा नहीं है कि पूरा रिजल्टेंट हम बोल रहे हैं, इट इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कितना है, Q by 4 pi एप्सिलॉन into r। ये सारी बातें हमने पहले भी की है बहुत बार, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है फिर भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, तो इस टाइप से बहुत सारे चार्ज होंगे ना, एक चार्ज तो होगा नहीं, यहाँ पे भी चार्ज होगा, यहाँ पे भी चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, और सारे चार्जेस के अपना अपना एक फील्ड होगा, है ना। तो सब चार्जेस का अगर अपना अपना फील्ड है, तो सबका फील्ड का जो रिजल्टेंट अल्टीमेट निकलेगा किसी भी एक पॉइंट पे, इसके वजह से कुछ एक पोटेंशियल होगा, इसके वजह से जितना पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पे वो इसके ऑपोजिट पे होगा, तो कैंसल आउट होगा, कुछ यहाँ पे चार्ज है तो फिर ये ऐड करेगा, तो अल्टीमेटली क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है उसी को हम उस पॉइंट पे पोटेंशियल पकड़ रहे हैं, और इसी फील्ड के अंदर कोई भी दो पॉइंट पे, यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं, है ना, कि चार्ज तो खुले में नहीं रहता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा कोई एक मेटेलिक पीस के अंदर है, वायर के अंदर है, तो हम इसके अक्रॉस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो आप, पोटेंशियल लगाते हो, और उसके वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है यहाँ पे, इसके वजह से क्या क्रिएट होता है, एक फील्ड क्रिएट होता है, ई फील्ड क्रिएट होता है, और आप बोलते हो कि E इक्वल टू V बाई L, है ना। नाउ ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बातें, इलेक्ट्रिकल की बातें, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन्स, और मशीन में हमको मिल रहा है मैग्नेटिक सर्किट। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट पे हमको मिलता है E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपका फोर्स अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट पे हम बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट योर MMF, फोर्स अपन यूनिट पोल, है ना। और ये जो फोर्स होता है ये भी सिमिलर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना फोर्स होता है उसी तरीके का दिखता है, कि दो पोल का Q1 Q2, यहाँ पे M1 M2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई म्यू इंटू आर स्क्वायर, म्यू को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी, है ना। नाउ कहीं पे भी आप देखो तो या तो फोर्स जो लगा रहा है इस यूनिवर्स के किसी भी कोने पे, सबसे ज्यादा हमको जो दिखने को मिलता है, कहीं पे भी दिखने को मिलता है, तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर किसी पे लग रहा है। दूसरा जो फोर्स लग सकता है
फोर्स जो लग सकता है कहीं पे भी, वो होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स, यही तो है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल है उसके अंदर ही, जो भी आपका सर्किट बनता है उसी के अंदर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो बाहर पे नहीं लग सकता है ना। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लगता है, और जहां कहीं पे भी आपका करंट मूव कर रहा है, करंट पास हो रहा है, तो फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है और एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इसी को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जो अल्टीमेटली क्या है कि एक फील्ड है और किसी भी तरीके से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स क्रिएट कर पा रहा है ना। अब ये जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू एफ अपन एम, इसका मतलब क्या है? ये एक मोनोपोल के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पोल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। और हमको पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो हमको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप एक बार मैग्नेट ले लो, इसको काटोगे तो इसका जो दो पार्ट होगा उसमें भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। जितना छोटा पार्टिकल कर दो उसमें भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाओ उसमें भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा डाइपोल में मिलते हैं इस नेचर पे, तो हमेशा डाइपोल ही मिलेगा आपको। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का और क्या तरीका हो सकता है? ये तो हो गए एक मोनोपोल के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एक पोल हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक पोल रखा हुआ है और उसके वजह से एक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना। अभी पकड़ लो, अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज है और चार्ज जब मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट की वजह से भी क्या होता है, एक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। ये जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है भाई, कहाँ पे कितना है, वो आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का एक और तरीका है कि अगर आप फोर्स डिफाइन करें कि इस फील्ड के वजह से किसी भी एक पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को डिफाइन करते हैं तो पता चल जाएगा। और वो फोर्स कितना होता है, पकड़ लो एक चार्ज है क्यू, और वो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पे ये मूव कर रहा है। पकड़, एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इसी बी को हम मैग्नेटिक फील्ड को हमको डिफाइन करना है, तो हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज देते हैं क्यू, और ये क्यू चार्ज जो है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से ये क्यू मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे? एनीबॉडी? इस फील्ड के वजह से यहाँ पे, ये तो चार्ज है, चार्ज का एक फील्ड है ना। अभी इसका जो फील्ड है आप सोचो बढ़िया से, ये तो स्टैटिक चार्ज है, उसका जो फील्ड है, हम जो फील्ड बोल रहे हैं इसका तो एक फील्ड है, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट होगा? भाई तुम लोग सो गया क्या? सर 9 into 10 to the power 9। नहीं, ये कहाँ से मिल गया अचानक से बीच में से? हम क्या बोल रहा है कि इसका एक चार्ज जब रखे हो तो इस चार्ज के ऊपर, समझने की कोशिश करना है कि एक चार्ज रखे हैं। अगर चार्ज है तो हमको पता है कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और हम बोल रहे हैं कि भाई इसी चार्ज को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रखते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये चार्ज है और बोल रहे हैं कि इसमें एक फोर्स लगेगा, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फोर्स क्रिएट कर सकता है? समझ रहे हो मेरा सवाल? क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फोर्स क्रिएट कर सकता है क्या? यस और नो? नहीं कर सकता।
मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई क्या फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन पे है, अभी अगर ये चार्ज जो चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज अगर मूव करे v वेलोसिटी से, जब मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ और एक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस चार्ज के मोशन के वजह से क्रिएट होगा, दैट पर्टिकुलर फील्ड कैन इंटरेक्ट विद द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तब जाके इस ये जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो सकता है। फोर्स एक्ट हो सकता है किसके वजह से, इस फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। जब ये चार्ज मोशन पे आएगा v वेलोसिटी से, तो ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स कितना होगा बताओ, हाउ मच विल बी द फोर्स। ये जो फोर्स लगेगी यहाँ पे, ये फोर्स कितना होगा बताओ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिर फोर्स का टोटल फोर्स कितना होगा बताओ। एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ई पे v वेलोसिटी से, क्यू चार्ज है, बोलो भाई। चार्ज मेरा क्यू है और ये चार्ज मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन पे, हो सकता है ना, इधर मूव करे, इधर मूव करे, उधर मूव करे, आई डोंट नो द डायरेक्शन। लेकिन मुझको पता है कि ये v वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी पता है कि v वेलोसिटी से एक चार्ज मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स डेंसिटी हमको पता है कि b फ्लक्स डेंसिटी है। तो हम इन जनरल फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं ना, तो b फ्लक्स डेंसिटी है या फिर आप फील्ड है बोलो। अब बताओ कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स किस पे लगेगा, फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, और उसका उल्टा इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस मेन फील्ड जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और इस मेन फील्ड के वजह से इस चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उस फील्ड के ऊपर एक इंटरेक्शन होगा। तो हमेशा मैं एकदम शुरुआत से बार बार बोलता हूँ कि चार्ज या फिर पोल किसी के ऊपर कोई फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है, इट इज द फील्ड दैट इज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, है ना। तो दो फील्ड हो गया अभी, एक फील्ड क्या हो गया, इस चार्ज के वजह से, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेसिकली, एक हो गया इस चार्ज के वजह से, चार्ज के किसके वजह से, चार्ज के मोशन के वजह से, चार्ज के वजह से भी नहीं, चार्ज के मोशन के वजह से, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तब जाके एक फील्ड क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और ये ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ था पहले से, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो जो फील्ड क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच पे फोर्स एक्ट करेगा, और दोनों ही हमको पता है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से कि जिस अगर ये जो येलो फील्ड है उसके वजह से जो रेड फील्ड है उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, रेड फील्ड की वजह से येलो फील्ड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। मेरे को ये जानना है कि भाई यहाँ पे जो फोर्स है उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, क्या फॉर्मूला है बताओ, एनीबॉडी। This force can be given by Q into Q into V क्रॉस B। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड योर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन पे ये चार्ज मूव कर रहा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो फोर्स हमको मिलता है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इतना तो मिल गया हमको। तो क्रॉस प्रोडक्ट होने से हमको पता है क्या हो जाएगा, Q V B साइन फाई, कि V एक वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, अपना B पकड़ लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, और जो अपना चार्ज मूव कर रहा है वो एक डायरेक्शन से मूव कर रहा है, क्यू जो है वो इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच पे एक एंगल क्रिएट होता है फाई, और हम बोल रहे हैं कि भाई जो साइन फाई है इसको अगर हम रिजॉल्व करें इस वेलोसिटी को, तो दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होगा, cos फाई और sin फाई कंपोनेंट मिलेंगे, ये हो जाएगा हमारा v sin फाई, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब v b sin फाई मिला आपको, ये परपेंडिकुलर, और cos 0 जो होगा cos, ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो फिर ये आपका ये कंपोनेंट कोई फोर्स क्रिएट नहीं करेगा, कि जो फील्ड के पैरेलल में है या फिर फील्ड के अगेंस्ट पे एंटी पैरेलल है, तो cos 0 हो या 180 हो, और ये आपका कोई फोर्स क्रिएट नहीं हो, सॉरी साइन जीरो होगा तो 0 हो जाएगा, साइन 180 भी 0 हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का, इसीलिए क्या हो रहा है, जो परपेंडिकुलर अगर होगा तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो हमको मिलेगा क्यू भी, यही तो होता है फोर्स। ये फोर्स किस पे लग रहा है समझना, एकदम बेसिक से की बातें कर रहा हूं, कि ये फोर्स लग रहा है एक चार्ज पे, एक चार्ज है क्यू, और जब तक ये क्यू जो चार्ज है वो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे खड़ा है, इफ इट इज स्टैटिक, तो कोई फोर्स ये वाला फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर नहीं लगा पा रहा। बट जैसे ही ये वाला चार्ज मूव करना शुरू करता है, किसी भी डायरेक्शन पे मूव करे, अगर ये मूव करना शुरू करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक इफेक्ट इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक चार्ज के ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ये वाला चार्ज मूव करना शुरू करता है, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो कि उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये जो अपना एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इन दोनों के बीच पे इंटरेक्शन होती है, तो एक फोर्स क्रिएट होता है, और उस फोर्स का जो वैल्यू होता है, वो फोर्स का वैल्यू हमको पता चल गया कि एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस बी। ये वाला टर्म याद रख लेना, V क्रॉस बी, ठीक है। क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू V इंटू वी, ये सबको पता है, आप लोग यूज करते रहते हो, बट आपको याद रखना है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जब हम बोल देते हैं ना वेक्टर फॉर्म बोलते हैं V क्रॉस बी, तो आप एक ही साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी आ जा रहा है, इसका डायरेक्शन भी आ जा रहा है, तो कौन से डायरेक्शन पे वो फोर्स लगेगी वो भी पता चल जाएगा कि V क्रॉस बी। तो अगर हम V से B की तरफ आएंगे राइट एंगल, तो ये फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सो V क्रॉस बी नहीं है, सो V क्रॉस बी, उससे हमको मैग्नीट्यूड का भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। इसका मतलब फाई अगर 0 है, इफ फाई इक्वल टू 0, फाई 0 कब होगा? जब ये चार्ज मूव कर रही है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, फाई 0 या फिर 180 डिग्री, तो आपका साइन 0 0 होता है, मतलब आपका जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। और फाई अगर 90 डिग्री होता है, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू हो जाएगा क्यू वी इंटू वी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अगर ऐसा है तो ये बी को, फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फील्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस फील्ड को क्या क्या कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं? फील्ड को हम डिफाइन कर पा रहे हैं ना अभी फोर्स के टर्म पे हम फील्ड को डिफाइन कर पा रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड उतना होता है जितना का वो फोर्स लगाएगा किस पे, अगर एक चार्ज है क्यू और वो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जितना फोर्स लगेगा वही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है।
और मैग्नेटिक फील्ड या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं ना, फील्ड भी बोल देते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि फील्ड एग्जैक्टली होता है एच, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। और इस एज के वजह से जो फील्ड एग्जिस्ट करता है, जो जितना फ्लक्स निकलता है, वही फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम डिफाइन करते हैं बी से, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, है ना, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। याद रहेगा म्यू क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे आप रखे हो। ये कैसे मैं बोल रहा हूं और ये क्यों बोल रहा हूं, देखो फील्ड इंटेंसिटी तो होता है आपका एच, तो पकड़ लो ये मेरा फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से आया हो, वो चाहे आपका कोई एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से आया हो, यहाँ पे फ्लक्स है, फील्ड का फ्लक्स है। और इसी ये कितना फ्लक्स है, इसको हम बोल रहे हैं एच। ये कहाँ से मिला मेरे को एच, एच मिला मेरे को इस डेफिनेशन से मैं निकाल सकता हूँ कि एच कितना होगा एक्चुअली में। ओके चलो, अब ये तो एच हम बोल रहे हैं कहाँ पे, एयर और वैक्यूम पे। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मटेरियल, एक दूसरा कोई एक पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहा हूँ, और उस मीडियम का जो परमियाबिलिटी है, दैट परमियाबिलिटी इज नथिंग बट, है ना, उस मीडियम का परमियाबिलिटी जो है म्यू है। और म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू का वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, permeability of any medium? अच्छा, परमिएबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, हम बोले थे पहले, हाँ रणमीत, परमिएबिलिटी का वैल्यू बताओ। म्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power of -7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। परमिटिविटी कितना था, परमिटिविटी 8.854 into 10 to the power of -12 फेराड पर मीटर। ये दोनों चीज तो याद रखना। देखो ये किसका है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम का है, ये एब्सोल्यूट है एयर और वैक्यूम। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक दूसरा कोई एक पर्टिकुलर मीडियम ला रहे हैं, है ना, कोई भी एक, आप कास्ट आयरन बोलो, आप सिलिकॉन स्टील बोलो, कोई एक दूसरा एक मटेरियल आप इंसर्ट कर रहे हो, और उसके वजह से, या फिर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल ही बोलो, डायमैग्नेटिक होगा तो फिर ये फ्लक्स को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, है ना। फेरोमैग्नेटिक होगा तो ये जितने सारे फ्लक्स है, वो सारे फ्लक्सेस को क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा, वो यार के तरफ जाने ही नहीं देगा, सारा फ्लक्स वो खींचेगा, है ना। तो ये जो एच हमारा है, तो ये तो आपका एब्सोल्यूट था ना, जितना आपका एयर और वैक्यूम पे है, और उसी पे आप जब एक दूसरा एक कोई मटेरियल ला रहे हो, तो वो मटेरियल कितना फ्लक्स को कैप्चर कर सकता है, वही होता है आपका बी। कितना कैप्चर कर सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस मटेरियल का परमिएबिलिटी कितना है, उतना ही ना फ्लक्स वो पकड़ पाएगा। जितना अच्छा परमिएबिलिटी होगा उतना ज्यादा फ्लक्स पकड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, है कि नहीं। तो परमिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू बी बाई एच, की आप कितना फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड का स्ट्रेंथ रखते हो, और जो मीडियम रखे हो या फिर जो मटेरियल रखे हो, उस मटेरियल पे कितना फ्लक्स इंड्यूस हो सकता है, कितना फ्लक्स को कैप्चर कर सकता है, पकड़ सकता है, कितना वही हो जाता है
उसी के हम लोग बोलते हैं कि परमिएबिलिटी, तो ये डिपेंड कर रहा है उसके मीडियम पे, और परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यही तो होता है किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी, है ना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दिस इज द परमिएबिलिटी। तो हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं भाई, हम कंपेयर कर रहे हैं एयर और वैक्यूम के साथ किसी भी मीडियम का, समझ में आया। B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, याद रहेगा, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्यों है कि आप जब फ्लक्स, एच क्या है, एच तो आपका मेन फील्ड फ्लक्स हो गया कहीं पे भी, और उसी पे आप जब कोई एक मीडियम ला रहे हो जिसका परमिएबिलिटी है म्यू, तो ये कितना फ्लक्स कैप्चर कर सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसके पार यूनिट एरिया पे कितना फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो रहा है, कितना फ्लक्स आ रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके म्यू पे, म्यू इंटू एच, जितना म्यू होगा वो। अगर म्यू इक्वल टू 1 हो जाता है तो B इज इक्वल टू एच हो जाएगा, है ना, लेकिन 1 तो होगा नहीं, तो कुछ एक परसेंटेज ये कैप्चर करेगा। चलो ठीक है, ये हो गया अपना फ्लक्स डेंसिटी, समझ में आया। हम फ्लक्स डेंसिटी को, फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं B, और उसके वजह से हमने बोला कि भाई एफ बी, जितना फोर्स वो क्रिएट करता है किसी भी एक चार्ज पे, जब वो चार्ज मोशन पे होता है विथ v वेलोसिटी, तो उसी को हम बोलते हैं कि इतना b है। और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताओ, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताओ क्या होगा, यूनिट क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, टेस्ला। और क्या बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हम देख रहे हैं तो फिर हम बोलेंगे कि ये फोर्स लगाया है भाई, तो फोर्स कितना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं, मैं और भी यूनिट होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलो, टेस्ला बोलो, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो, ये सारे क्या है, फ्लक्स डेंसिटी के ही यूनिट है। सो 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड, यहां से मिल गया मेरे को। अगर मैं 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी भी फील्ड को क्रॉस कर रहा है और उस चार्ज के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, तब जाके हम बोलते हैं कि उस फील्ड का जो वैल्यू है, उस फील्ड का स्ट्रेंथ है, उसको हम बोलते हैं 1 टेस्ला है ना। अब कूलम पर सेकेंड क्या है, व्हाट इज कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर, है ना रे, कूलम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर, तो कितना हो गया 1 न्यूटन पर, यहां से देखो कूलम पर सेकेंड कर दो तो ये हो गया एम्पियर मीटर, आ गया ना ये वाला यूनिट, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया आपका 1 टेस्ला, ठीक है। ओके सर। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 4 गॉस, ये यूनिट आजकल यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी जानकर रखो, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू 4 गॉस, है ना। अच्छा एक बात बताओ तो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स किसको बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी भी चार्ज के ऊपर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जितना फोर्स लग रहा है प्लस जितना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा V क्रॉस B और Q इंटू E, हाँ सर एफ ये लॉरेंस लॉस फोर्स सर एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी इंटू बी था ना सर, कितना Q इंटू सर क्यू इंटू ई प्लस
सर V into B. V into V, हाँ वही चीज तो हमने लिखा है, कहाँ से आया है ये इतना फोर्स कौन लगा रहा है, ये इतना फोर्स उस चार्ज के ऊपर उसके फील्ड की वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से लग रहा है ना, Q into E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है कि एक चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेगा ना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगा जिसके चलते ये मूव कर रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे इस मेटल के अंदर है ये चार्ज, आपने यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया V, अब V वोल्टेज लगाने की वजह से यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हुआ, E फील्ड क्रिएट हुआ, और आप बोल रहे हो E इज इक्वल टू V/L, है ना, बोलते कि पर यूनिट लेंथ पे कितना आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी फील्ड के वजह से एक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, जितना इस चार्ज है, और ये फील्ड Q into E, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ना, ये तो बाय डेफिनेशन ही हमने दिया था कि E इज इक्वल टू F/Q। तो अगर Q चार्ज है, मेरा चार्ज अगर Q है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, Q into E फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आया। हाँ सर। तो अगर Q into E इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के वजह से, दूसरा ये चार्ज जब मूव हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितना फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा ना, एक फोर्स, वो फोर्स कितना होगा, V क्रॉस B मल्टीप्लाइड बाई Q, समझ में आया। और इन दोनों के टोटल को हम बोल रहे हैं लॉरेंज फोर्स। तो तुम जो बोल रहे हो ना ये वाला, ये नहीं है, ऐसा होगा। तो Q को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, B क्रॉस B क्या है, B into B, साइन थीटा। अगर 90 डिग्री में मूव कर रहा है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री में पकड़ रहे हैं, तब तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका V क्रॉस B into B, ठीक है, मिला आपका आपके साथ। हाँ सर, हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से किसी भी चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्लियर। यस सर, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार समराइज करो। अभी तक हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि एक चार्ज अगर होता है कहीं पे भी पड़ा हुआ है चार्ज, तो उस चार्ज से अगर फ्लक्स निकल रहा है तो हम इसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर उस पे चार्ज फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज के वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी, चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है तो फिर हम बोल रहे हैं इसको नेगेटिव चार्ज, अगर फ्लक्स निकल रहा है उस चार्ज से तो बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। हम टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि फ्लक्स उससे निकल रहा होता है तो फोर्स क्रिएट करेगा। दूसरी बात कि अगर ये चार्ज खड़ा है तो फिर वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, और उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है वो कैसे बताएंगे हम लोग, वो बता सकते हैं कि ये जितना फोर्स लगाएगा किसी दूसरे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वही उसका फील्ड स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे उसका इंटेंसिटी कितना बोलेंगे, F इक्वल टू E इक्वल टू F/Q। तो ये फोर्स कितना होता है वो हमको देता है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं कि भाई ये जो फोर्स होगा वो होगा आपका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे, अब ये तो खुला हवा में तो है नहीं चार्ज, हवा में भी हो सकता है, लेकिन हम क्या पकड़ रहे हैं किसी एक मीडियम पे, तो उस मीडियम का परमिटिविटी कितना है, चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी कितना है उसका, तो उसी को हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना। एयर और वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है वही है अपना एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 into 10 to the power of -12 farad per meter. So what is epsilon r? Epsilon r is the relative permittivity of the medium. तो एप्सिलॉन r को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r is nothing but absolute permittivity of the medium divided by absolute permittivity of air और वैक्यूम, है ना, क्लियर। तो एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना होगा, एयर और वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, 1 हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हम कहां से शुरू कर रहे थे, हम लोग समराइज कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई। हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इस फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश में हमने देखा कि ये फील्ड जो है वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स तो लगा रहा है फील्ड, तो फोर्स अगर लगा रहा है तो फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फोर्स को हमने कैलकुलेट किया और बोला कि यही फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे, वही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, अगर ये इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमको मिलेगा Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू r स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू योर 9 into 10 to the power of 9 into Q by एप्सिलॉन r इतना न्यूटन पर कूलम होगा आपका फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से और भी एक चीज निकल के आ गया कि अगर हम फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर, या फिर वन कूलम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका 1 कूलम चार्ज हो, चार्ज अगर 1 कूलम है और वही 1 कूलम चार्ज अगर एयर और वैक्यूम पे रखा हुआ है ना, एयर और वैक्यूम पे रखा हुआ है, मतलब ER इक्वल टू 1 हो जाएगा, एयर और वैक्यूम पे रखा हुआ है, और अगर आपका डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस पे है, 1 मीटर मतलब इस पर्टिकुलर चीज को हम 1 कर दे रहे हैं पूरा का पूरा, तो फोर्स कितना निकलेगा, 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन। तो आपका 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो अपने से सेम चार्ज के डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखने से कितना फोर्स क्रिएट करता है, 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन फोर्स क्रिएट करता है। हाँ बोलो सर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ और एक बार समझाइए सर। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू योर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ये क्या दिखाता क्या है, ये क्या चीज समझ में आता है कि कोई भी अगर मीडियम है उसका चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, हम बोल सकते हैं कि चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया था म्यू, कि फ्लक्स कितना हैंडल कर सकता है ये पर्टिकुलर मीडियम, है ना। सो म्यू इज इक्वल टू योर B by H। तो सिमिलरली कितना फ्लक्स
या फिर कितना चार्ज हैंडल कर सकता है पर्टिकुलर मीडियम, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसका उसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं विद एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये तो कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो होगा नहीं, तो हमको किसी ना किसी चीज के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर हम किसके साथ करते हैं कि एयर और वैक्यूम में कितना चार्ज रह सकता है इस पर्टिकुलर उस पे, एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन पे वो पर्टिकुलर मीडियम कितना चार्ज हैंडल कर सकता है, उसी चीज को हम डिफाइन करते हैं परमिटिविटी से। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू योर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी और आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना होगा कि उसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है डिवाइडेड बाय आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना। सो इस पैरामीटर से हमको एग्जैक्टली किस बात का अंदाजा हो रहा है, अंदाजा ये हो रहा है कि ये जो अगर मैं कोई एक मटेरियल लेता हूँ, ओके, कोई भी एक मटेरियल लेता हूँ, पकड़ लो आप अपने माइका शीट, माइका शीट अगर लेते हैं तो माइका का रिलेटिव परमिटिविटी जो है, माइका का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 5, ओके। यार के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ये चार्ज को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ माइका विल बी 5 into एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और इसका वैल्यू हमको पता है। सो 5 into 8.854 into 10⁻12 फेराड पर मीटर, इतना फेराड 1 मीटर लेंथ पे माइका शीट हैंडल कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 44.27 into 10⁻12। Okay, so this is the पैरामीटर, की पैरामीटर जिससे हमको मीडियम का पता चलता है कि वो कितना चार्ज को पकड़ के रख सकता है, है ना। सो और वो किसके कंपैरिजन पे हम देख रहे हैं? एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन पे देख रहे हैं। तो एक्चुअली जो चीज हमको समझना है, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने शुरू किया था यहाँ से कि हमने देखा, हम सोच रहे हैं कि भाई एक चार्ज है, हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो एनीथिंग, हम बोल रहे हैं कि भाई एक चार्ज है। अब अगर चार्ज बोलते हो, अगर एक चार्ज रखा हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज? तो हमने बोला कि आप चार्ज को इस तरीके से देखो कि उस चार्ज से फ्लक्स निकल रहा है कि उस चार्ज के अंदर फ्लक्स जा रहा है। अगर उस चार्ज से फ्लक्स निकल रहा है तो डेफिनेटली उसके चारों तरफ से 3 डायमेंशनल में चारों तरफ से स्फेरिकल वे में चार्ज से, इस चार्ज से फ्लक्स निकलेगी चारों तरफ से। अब हम जब कंसीडर करते हैं किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इधर से ये, बाकी तरफ हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि ये हो गया, मैंने एक फ्लक्स निकल रहा है एक चार्ज से, तो अगर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर एक चार्ज है तो हमको पता है कि उसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगी। तो आपने बोला कि सर ये जो फील्ड बनेगी उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो स्ट्रेंथ को डिफाइन करिए। तो स्ट्रेंथ उतना ही होगा कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे, इस फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो तो उसको मेजर कैसे करें? मेजर कर सकते हैं जितना यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई एक चार्ज रखे तो इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर ये फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, उससे हमको पता चल जाएगा कि इसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना है ना। तो फोर्स अगर किसी एक, अगर उसका एक मैग्नीट्यूड ले लेते हो, अगर क्यू कोलम्ब चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं ऐसा अगर आप डिफाइन करते हो तो क्या होगा कि क्यू कॉलम पकड़ने से इसका भी तो एक फील्ड आएगा, तो इसका फिर से एक फील्ड आएगा, उसका फील्ड इसका फील्ड में एक इंटरेक्शन होगा। तो डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक काम करो भाई, आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट और पॉजिटिव चार्ज रखो,
और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है। तो हम बोल रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम इस पॉइंट पे रखें तो इसका फील्ड बड़ा ही नेग्लिजिबल फील्ड है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और हम बोल रहे हैं कि भाई उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो मेरा चार्ज है, मेन चार्ज है, जिसके या फिर जो फील्ड है यहाँ पे, उस फील्ड का जो इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना फोर्स लगाएगा, वही है इसका फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, तो फोर्स कितना लगाएगा, हमको पता है कि फोर्स जो लगाएगा वो होगा Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब ये तो है ये कि ये जो फोर्स आप बोल रहे हो वो किसके लिए, इट इज ओनली ड्यू टू ए सिंगल यूनिट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, है ना। ये हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेस हैं या फिर एक स्फीयर है या फिर एक सरफेस है और वहां पे बहुत सारे चार्जेस रखते हो, उसके वजह से नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर चार्ज, एक चार्ज की वजह से यहाँ पे इतना फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्या चार्ज अकेला, एक पर्टिकुलर एक ही चार्ज अकेला रह सकता है क्या, नहीं रहेगा, उसके चारों तरफ बहुत सारे और चार्जेस होंगे, हजारों चार्जेस होंगे, लाखों चार्जेस होंगे, और सबका इंपैक्ट रहेगा ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हाँ सर रहेगा। और हमको पता है कि इन जनरल जब हम कंसीडर करते हैं तो एक मेटल का पीस कंसीडर कर रहे हैं, वायर कंसीडर कर रहे हैं, कोई एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके ऊपर जो चार्जेस होती है, उसके अंदर जो चार्जेस होती है, तो चार्ज तो उसके बाहर नहीं हो सकती ना, हवा में तो है नहीं, हवा वाला चार्ज तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसके अंदर की चार्जेस। तो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, इसके अंदर है, ये अगर बैठा हुआ है तो फिर ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बना के बैठा हुआ है, और डेफिनेटली उसके चारों तरफ जितने सारे चार्जेस है वो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल स्टेट पे बैठते हैं। अगर हम इसको घिस देते हैं तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, जिसके चलते कुछ एक फील्ड, एक्स्ट्रा फील्ड आएगा। बट नॉर्मली हम क्या कंसिडर करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसिडरेशन में है तो हम बोलते हैं कि हम एक बैटरी लगा दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके उस मेटल में या फिर उस मटेरियल में, उस कंडक्टर में। तो हम अगर V वोल्टेज लगाते हैं और V वोल्टेज के वजह से यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट होगा, ये फील्ड क्रिएट होता है, और ये जो ये फील्ड क्रिएट होता है इसी को हम डिफाइन करते हैं कि E इज इक्वल टू V बाई L। अगर L लेंथ है इस कंडक्टर का, तो पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना कितना फोर्स लगेगा जिससे ये मूव करे, तो ये होगा आपका F फोर्स लगेगा E इंटू क्यू। अच्छा, अगर ऐसा है और ये जो चार्ज यहाँ पे रुका हुआ था वो अगर चलने लगता है, वो जब मूव करता है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और इसी पीस को अगर मैं एक मैग्नेटिक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड पे रख दूं जो कि 90 डिग्री पे या फिर किसी भी एंगल पे हो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं यहाँ पे इसी कंडक्टर को, तो ये जो चार्ज है, अभी हम सिर्फ नोट करना है एक बात को कि हम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की ही बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो चार्ज है उस चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कोई फोर्स लगाएगा, क्या कोई इंपैक्ट डालेगा? तो हमने देखा हाँ सर ये एक फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको हम निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू V क्रॉस, जितना वेलोसिटी से मूव करेगा Q इज इक्वल टू V क्रॉस B, जिस डायरेक्शन पे फील्ड है Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर अगर ये मूव करता है, और अगर यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, तो इस चार्ज के ऊपर इतना लगेगा।
अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसके ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू E। तो लॉरेंज फोर्स जो हमको मिला था, लॉरेंज फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स हमको क्या बतलाता है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन फोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो एकदम क्लियर हो जाएगा, हो गया क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इतना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इतना फोर्स लग रहा है एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो यहां से हम Q को कॉमन भी ला सकते हैं अगर आप चाहो तो, और फील्ड इंटेंसिटी तो E हो जाएगा प्लस Q क्रॉस B मतलब VB sin फाई। और फाई अगर 90 डिग्री, इन जनरल हम जब मशीन्स बनाते हैं या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो हम फील्ड को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि कंडक्टर का 90 डिग्री में ही फील्ड आए, तो फील्ड फाई जो होगा वो फाई हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा इतना लॉरेंज फोर्स है। अब क्लियर हो गया, किसी को डाउट है? हाँ, कोई सवाल है किसी के मन में? सो गया क्या? बड़ा जल्दी सो जाता है। समझ में आया कुछ? यस सर। क्या बोल रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के वजह से, उस पॉइंट चार्ज के वजह से क्या इफेक्ट आता है। तो एक पॉइंट चार्ज है, उसको हमने रख दिया, क्या उसको हमने वैक्यूम पे रखा है, एयर पे रखा है या फिर किसी मीडियम पे रखा है। अगर मीडियम पे रखा है तो फिर उस मीडियम का एक कैपेसिटी होगा जिसको हम परमिटिविटी से डिनोट कर रहे हैं। तो उस मीडियम के परमिटिविटी कितना है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो उस चार्ज के वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आती है, चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आता है उस फील्ड को हम डिफाइन कैसे करें, तो बोल रहे हैं कि भाई जो फोर्स लगाएगा किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर, वो उस पॉइंट पे इस चार्ज का उतना ही फील्ड का इफेक्ट है, उतना इंटेंसिटी है इस चार्ज फील्ड का। तो F/Q हमने निकाल दिया। तो F जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डेफिनेशन हमको कॉलम ने दे के गया है। तो कॉलम साहब बोल के गए हैं कि Q1 Q2 by 4 pi epsilon into R स्क्वायर होता है, इतना फोर्स लगाता है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर। तो वहां से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकल गया। अब बात यहाँ पे है कि क्या एक चार्ज ऐसे ही बैठा रहेगा कहीं पे? डेफिनेटली नहीं, वो किसी ना किसी एक कंडक्टर के अंदर है चार्ज, और कंडक्टर के अंदर है तो कभी भी हम लोग काम करते हैं तो या तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं या फिर उसके चारों तरफ, दोनों तरफ क्या डेवलप करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, बैटरी लगा के हो, जनरेटर लगा के हो, तो अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं उसके दोनों एंड पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फील्ड कितना होता है, E = V/L होता है। अगर इसका लेंथ पकड़े L तो जो फील्ड होगा वो V/L होगा। अगर V/L इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक चार्ज अगर इसके अंदर है, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा भाई, तो Q × E फोर्स लगाएगा। अच्छा, अब बात है कि ये जो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स क्रिएट हुआ, तो ये चार्ज मूव करने लगा, और जब मूव करने लगा तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्योंकि करंट पास हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अगर आप इसी कंडक्टर को, जिस कंडक्टर के अंदर वो चार्ज है और जिसमें आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जिसके चलते वो चार्ज मूव होने लगा, उस कंडक्टर को अगर आप एक फील्ड पे रख देते हो, मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज जब मूव कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड बना के चल रहा है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो वो इंटरेक्शन कितना होगा, तो हमने देखा ये जो होगा F = Q × V/B, इतना फोर्स वो लगाएगा। F = Q × V/B। अब दोनों को अगर मिला दे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स, दोनों फोर्स को मिला के इसी को हम लॉरेंस फोर्स कह रहे हैं और फोर्स का कैलकुलेशन हमने कर लिया, है ना। क्लियर हो गया पूरा यहाँ तक। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, एक्चुअली में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो बेसिक बातें हो गई, अंडरस्टैंडिंग हमको मिल गई कि फोर्स कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड पे अगर रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड पे एक कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर के अंदर से अगर कोई करंट पास हो रहा है, आई करंट अगर पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर कितना लगता है वो हम निकालना चाहते हैं, वो हम देखना चाहते हैं कि कैसे निकलेगा, है ना। निकाले कितना लगेगा, कोई बोल सकता है डायरेक्टली कि भाई एक कंडक्टर है और इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया और इस कंडक्टर के अंदर से एक करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि अगर आई करंट पास हो रहा है तो फिर इसमें इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसे निकालोगे, तो हमको पता है, हमको क्या पता है, वो ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी एक चार्ज पे एफ बी इट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इतना तो होता है, हमको पता है, अभी अभी हमने देखा है क्यू क्रॉस बी होता है। अब क्यू जो है चार्ज, ये जब मूव करेगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट योर आई इंटू टी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, क्यू की जगह पे हम करंट अगर पास कर रहा है कि एक चार्ज को नहीं पकड़ के हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा एक फ्लो ऑफ चार्ज चल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो वो कितना करंट पास हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है, वही होगा टोटल चार्ज multiplied by your velocity of the charge as and your field, and definitely sin theta तो रहेगा कि कौन से डायरेक्शन पे है ना, वो मैटर करेगा, है ना। Now what is your v, velocity v, ये होगा कि लेंथ पर टाइम, है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड अगर होता है तो ये रहा v, तो v इंटू टी को क्या मैं लेंथ, इसका जो लेंथ है जितना डिस्टेंस वो चार्ज कवर कर रहे हैं उससे रिप्लेस कर सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ, तो फिर आई एल बी साइन थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसका मतलब हमको वो फॉर्मूला मिल गया ना, एफ बी इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, यही तो फोर्स होता है किसी भी करंट को इन कंडक्टर पे। समझ में आया, ये किसके लिए था, ये था एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर एक पॉइंट चार्ज की जगह पे हम बोल रहे हैं कि कुछ चार्जेस मिलके जा रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स इसके कंडक्टर के अंदर के चार्जेस के ऊपर लगेगा उतना ही तो फोर्स लगेगा ना उस कंडक्टर पे। तो अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो कितना फोर्स क्रिएट हो जाता है भाई, आई इंटू एल क्रॉस बी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग ये जो वेक्टर फॉर्मूला है उसको याद रखो कि एल क्रॉस बी है, बी क्रॉस एल है, क्योंकि उससे हमको डायरेक्शन का भी पता चल जाता है कभी कभी जब यूज करना होता है। तो एल क्रॉस बी है ना, तो आप फोर्स का डायरेक्शन भी पता कर सकते हो कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन पे लगेगा। अब अगर ये थीटा आपका 0 है
इफ योर थीटा इज 0 तो साइन 0 0, कोई फोर्स लगेगा नहीं। मतलब जब कंडक्टर इस फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। और अगर ये कंडक्टर फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होता है तो साइन 90 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा BIL, सॉरी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो जाता है तो F जो फोर्स होगा वो फोर्स हो जाएगा आपका BIL मैक्सिमम, है ना। अब अगर ये फोर्स लगता है इस कंडक्टर पे और ये कंडक्टर अगर हिंज्ड है कहीं पे बीच पे और उसके वो फ्री होता है रोटेशन के लिए, फोर्स लगेगा तो किसी भी कंडक्टर पे अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो स्लाइड करके इधर चला जाएगा। लेकिन अगर ये स्लाइड नहीं कर सकते, हम अगर इसको हिंज कर दे, जैसे हम रोटर बनाते हैं कि यहाँ पे बियरिंग लगा के हिंज करके रख दियो, तो इधर से एक फोर्स लग रहा होगा, इधर से एक फोर्स लग रहा होगा, तो ये घूम जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना होगा, दैट टॉर्क विल बी योर बीना साइन। इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, PIN। What is N? N is the number of turns, A is the area of the coil, and B is the field, I is the current। तो बिना इतना करंट, इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा भाई। समझ में आया? तो फोर्स का डेफिनेशन हम निकाल दिए। फोर्स का डेफिनेशन बोल रहे हैं कि फोर्स कितना लगेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो चीज हमने यहाँ पे देखा। और टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। छोड़ो, आज एकदम सर फट रहा है मेरा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें निकाल लेंगे कि भाई अगर एक कोई भी टाइप का कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके वजह से किस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, कितना फोर्स लगेगा, वो सारा चीज हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। उससे पहले मेरा कहना है कि आप लोग काइंडली ये जो लेक्चर, आज का लेक्चर है, उसको बहुत थोरो से जाओ, 2-3 बार देखो, समझने की कोशिश करो कि एक चार्ज रखे है, चार्ज के वजह से क्या हो रहा होगा, उसके चारों तरफ क्या हो रहा होगा, क्या ये सिंगल डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल है, डेफिनेटली नहीं है, तो 3 डायमेंशनल है, तो फिर कैसे क्या फोर्स लगा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है, ये सारी चीजों को एक बार देख के क्लियर करके रखो। कोई कंफ्यूजन होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Am I clear? बाकी तो होली बोल रहा हूँ, क्या दिवाली मनाओ कल, और फिर टाइम है, और कोई क्लास नहीं होगा। फ्राइडे को क्लास नहीं है, नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं 8 तारीख को। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। Bye.